गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ट्रैवल व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हमारे न्यूयॉर्क में तीसरा दिन है और हमने डिसाइड किया कि आज हम विजिट करेंगे न्यूयॉर्क की पहचान यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के हार्बर पर लोकेटेड है, एक आइलैंड में जिसका नाम है लिबर्टी आइलैंड। लिबर्टी आइलैंड डायरेक्टली तो कोई रोड नहीं जाती, लेकिन डिफरेंट जगहों से लिबर्टी लैंडिंग्स होती है। हम आए हैं बैटरी पार्क, यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और यहाँ से फिर फेरी के ज़रिए हम जाएंगे लिबर्टी आइलैंड। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर सिक्योरिटी चेक हुआ। सिक्योरिटी चेक रूम से जैसे आप निकलते हो तो यहाँ से भी आपको सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी नज़र आती है। और यहाँ पर अब हम थोड़ा सा वॉक करेंगे और जाएंगे फेरी तक। स्टैचू ऑफ लिबर्टी दुनिया की सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली स्टैचू है, मतलब ये कोई आम स्टैचू नहीं है, ये आज़ादी की निशानी है। लेकिन इस स्टैचू के पीछे एक कहानी छुपी है, एक ऐसी कहानी जो दर्द से शुरू हुई थी और फ्रीडम पर ख़त्म हुई थी। अमेरिका में एक ऐसा वक्त था जब अफ्रीका से गुलामों को लाया जाता था। ये लोग मोस्टली वेस्ट अफ्रीका के इलाकों से उठाए जाते थे। इन लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती से, मतलब बाई फोर्स, इनको शिप्स में बिठा दिया जाता था और समंदरी रास्ते से इनको अमेरिका लेकर आया जाता था। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं होता था, बहुत ही दर्दनाक सफ़र होता था इनका। महीनों तक समंदर में रहते, खाना पानी बहुत कम होता और कई लोग तो रास्ते में ही मर जाते थे। और जो जिंदा अमेरिका तक पहुंच जाते थे उनको सबसे पहले इस स्पॉट पर लाया जाता था जहां अभी हम हैं। जैसे ही शिप स्पॉट पर लगती थी, इन सब गुलामों को जंजीरों में बांध दिया जाता था और स्लेव्स मार्केट में ले जाया जाता था। वहां पर इनकी ऑक्शन होती थी जहाँ अमेरिकन प्लांटेशन यानी खेती बाड़ी वाले ओनर्स जो होते थे और ट्रेडर्स इन गुलामों को खरीदते थे। हर इंसान की कीमत उनकी बॉडी के हिसाब से लगाई जाती थी। जवान मजबूत आदमी महंगे होते थे, बच्चा या औरतें सस्ती होती थी। सबसे हर्टफुल तो ये होता था ना कि इनको इन मार्केट्स में लाइन से खड़ा कर दिया जाता था। जैसे माल को देखा जाता है ना, ऐसे खरीदार आके इनको देखते थे, दांत हाथ मजबूती उम्र सब चेक किए जाते थे। फिर जिनको जो पसंद आ जाए वो लोग वो ख़रीद लेते थे। मतलब हर किसी को अलग मालिक के हाथ बेच दिया जाता था, मतलब माँ अलग, बाप अलग, बच्चे अलग। और इन स्लेव्स के ओनर्स इनसे फार्म्स और प्लांटेशन का काम करवाया करते थे, बिना सैलरी, बिना फ्रीडम के, बिना चॉइस के। उन्हें प्रॉपर्टी समझा जाता था, इंसान नहीं। स्लेवरी का ये सिस्टम अमेरिका में 200 साल तक चलता रहा, जब तक अमेरिका में सिविल वॉर नहीं हुई। 1861 से लेकर 1865 तक अमेरिका में सिविल वॉर आई, जिसमें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी ऑफिशियली खत्म कर दी थी। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया एडिशन हुआ था जिसमें अब्राहम लिंकन ने पूरे अमेरिका में हमेशा के लिए स्लेवरी खत्म कर दी थी। हम अपनी ये राइड शुरू कर चुके हैं। 15 to 20 मिनट्स की राइड होती है और दूर से आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी साफ नजर आएगी। हम तो खैर अब नजदीक पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, यहाँ पर 3 किस्म के टिकट्स होते हैं, जिसमें एक होता है ग्राउंड टिकट, जिसमें आप लिबर्टी आइलैंड को विजिट कर सकते हो लेकिन स्टैचू के अंदर नहीं जा सकते, और ये होता है $24 का। एक होता है पेडेस्ट्रियल एक्सेस वाला टिकट जो हमने परचेज किया था, इसमें आप स्टैचू के अंदर तो जा सकते हो लेकिन टॉप तक नहीं जा सकते, और ये होता है $25 का। और एक होता है क्राउन एक्सेस वाला टिकट जिसमें आप स्टैचू के टॉप तक जा सकते हो, और ये होता है $28 का। अच्छा, प्राइस में इतना फ़र्क नहीं है लेकिन लिमिटेड टिकट्स होते हैं। जो क्राउन एक्सेस वाले टिकट्स हैं ना, वो तो 6-6 महीना पहले ही लोग बुक कर लेते, ख़त्म हो जाते हैं। और पेडेस्ट्रियल एक्सेस वाले वो 1-2 महीना पहले ही लोग बुक कर लेते हैं। हमने भी 1 महीना पहले ही बुक किए थे, और ऑन द स्पॉट तो आपको सिर्फ बेसिक टिकट ही मिल सकती है। अच्छा, ये रहा एलिस आइलैंड जहाँ पर इमिग्रेशन म्यूजियम है। इन तीनों टिकट्स में आप एलिस आइलैंड को भी विजिट कर सकते हो। 1892 से लेकर 1954 तक बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स अमेरिका गए हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक। ज़्यादातर लोग यूरोप के मुल्कों से आते थे क्योंकि यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत हालात ख़राब थे। तो बहुत ज़्यादा लोग अमेरिका आए हैं उस टाइम फ्रीडम और बेटर लाइफ का सपना लेकर। ये इमिग्रेंट्स भी समुद्री रास्ते से आते थे शिप्स के ज़रिए, और जैसे ही अमेरिका में इंटर होते थे तो सबसे पहले उनको एलिस आइलैंड लेकर आया जाता था। यहाँ पर उनका मेडिकल होता था, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते थे। इस प्रोसेस के होने के बाद उनको अमेरिका में इंटर होने की इजाज़त मिली। और इमिग्रेंट्स का ये दौर जो है अमेरिका में 1800s के एंड में शुरू हुआ था, मतलब 1865 में जब स्लेवरी अमेरिका में ऑफिशियली ख़त्म हो गई थी और मुल्क में एक नया दौर शुरू हो गया था जो कि फ्रीडम का दौर था। तो उसके बाद इमिग्रेंट्स का दौर शुरू हो गया था अमेरिका में। मतलब लोग जो है यूरोप से आते थे यहाँ पर पीसफुल लाइफ की तलाश में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में। मतलब स्लेवरी के बाद जो है ना इमिग्रेंट्स का एरा शुरू हो गया था अमेरिका में। अच्छा, ऐसे तो नज़र आता था कि अमेरिका में बहुत पीस है, फ्रीडम है, लेकिन एक्चुअली ये भी फ्रीडम नहीं था क्योंकि बहुत कम वेजेस में इन इमिग्रेंट से अब काम लिया जाता था अमेरिका में। मतलब पहले जैसे अमेरिका में स्लेव से काम लिया जाता था बिना उनको पे किए, अब इमिग्रेंट से काम लिया जाता था उनको कम वेजेस देकर। लेकिन कम वेजेस पर भी ना लोग खुश थे काम करने के लिए क्योंकि एटलीस्ट पीस था अमेरिका में उस टाइम पर, और यूरोप में नहीं था पीस, तो इसलिए ना उनको कम वेजेस भी कबूल थे। और अमेरिकन को भी ये समझ आ गया था कि जिनको पे किया जाता है ना वो अच्छे से काम करते हैं, स्लेव्स को पे नहीं किया जाता था तो उनका काम भी उतना अच्छा नहीं होता था। Hallo mein Freund, das ist Sufian, dein Bruder. Wo ist dein Bruder? Rede mit ihm. Hey Bernie, Bernie, hallo Bernie. Da ist Bernie.
हम फाइनली लिबर्टी आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ना सुफियान को जैसे पीजन्स दिखे ना तो उनसे बातें करने लगा। अच्छा 1700s में ना अमेरिका एक ब्रिटिश कॉलोनी था, मतलब अमेरिका अपना खुद का मुल्क नहीं था बल्कि इंग्लैंड के अंडर आता था। ब्रिटिश लोग अमेरिका से टैक्स वसूल करते थे लेकिन उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती थी। इस इनजस्टिस से लोगों ने कहना शुरू किया कि अगर हम टैक्स दे रहे तो हमें रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। यहाँ एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, अमेरिका के लोग ब्रिटिश रूल के खिलाफ खड़े हो गए। 1775 में जंग शुरू हो गई थी जिसे कहते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रेवोल्यूशनरी वॉर। और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की और यही 4 जुलाई आज भी अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होती है। लेकिन ब्रिटिश ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था। 8 साल की लंबी जंग लड़ी गई पर 1783 में ब्रिटिश ने भी आखिरकार अमेरिका को ऑफिशियली आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया था। ब्रिटेन और अमेरिका की इस लड़ाई में फ्रांस ने हमेशा अमेरिका का साथ दिया था और अमेरिका को ब्रिटिश रूल से मिली आज़ादी के 100 साल बाद मतलब फर्स्ट सेंचुरी पर उनको स्टेचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया था फ्रांस ने। स्टेचू ऑफ लिबर्टी का मतलब है आज़ादी, उम्मीद और इंसाफ। ये स्टेचू दुनिया को ये पैगाम देती है कि हर इंसान को जीने, बोलने और सपने देखने का बराबर हक मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क, रंग या मजहब से हो। और उस टाइम तक स्लेवरी भी ख़त्म हो गई थी अमेरिका में, तो वक्त के साथ साथ ये स्टेचू जो है इसका मतलब और गहरा होता गया। सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं रहा बल्कि स्लेवरी और हर इंसानी बंधन से आज़ादी की निशानी बन गई थी। तो हम फाइनली स्टेचू के अंदर तक आ चुके। हमारा टिकट पेडेस्ट्रियल एक्सेस का था तो हम एलिवेटर के जरिए 6 फ्लोर तक जाएंगे जहाँ से बैल्कनी से पूरे न्यूयॉर्क सिटी और लिबर्टी आइलैंड का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलेगा। अगर आप स्टेयर से जाना चाहें ना तो अराउंड 200 से ज़्यादा स्टेप्स हैं और ग्राउंड फ्लोर तक कोई एलिवेटर नहीं जाता। मतलब अगर आपको ग्राउंड फ्लोर तक जाना होगा ना तो आप पहले एलिवेटर के ज़रिए इस फ्लोर तक आएंगे 6 फ्लोर तक और यहाँ के बाद 160 स्टेयर्स आप चढ़ेंगे ऊपर ग्राउंड फ्लोर तक। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया ग्राउंड फ्लोर की एक्सेस नहीं थी हमारे पास, हमने पेडेस्ट्रियल एक्सेस परचेज़ किया था क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की टिकट जो है ना वो बहुत लिमिटेड होती है और बहुत पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, 6 महीना पहले ही लोग परचेज़ कर लेते हैं। हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर ना सच में जब हवा चलती है ना, समुद्र की ठंडी ब्रीज लगती है ना तो लिटरली एक फ्रीडम वाली फीलिंग आती है। यहाँ का व्यू ना सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। Aber es war nicht der Guck, und dann gehen wir jetzt hier hin und da ist unser Auto, da ist unser Rucksack. Okay? Ich will den Ja. anderen. Nein, ich sag Vorsicht. Da Wetten fällst du runter, guck, da ist unser Schiff. Und da gehen jetzt andere Menschen. Und gehen wir jetzt zur anderen. अच्छा वापसी पर हम एलिवेटर से नहीं गए बल्कि स्टेयर्स के ज़रिए गए क्योंकि नीचे उतरना ज़रा आसान होता है, ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है और फिर बच्चे भी अगर साथ हो तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और एलिवेटर के लिए ना लंबी लाइन खड़ी होती है चढ़ते वक्त भी और नीचे उतरते वक्त भी। अच्छा स्टेचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस का तोहफ़ा है अमेरिका के लिए, तो इसको फ्रांस में ही बनाया गया है और फ्रेंच स्कल्प्टर्स ने ही बनाए हैं और डिफरेंट स्कल्प्टर्स ने इस पर काम किया है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी का आउटर डिज़ाइन मतलब बाहर का जो शेप है, फेस, ड्रेस, टॉर्च इसके हाथ में है, ये जो है ना ये सब एक अलग स्कल्प्टर्स ने बनाए थे, फ्रेंच स्कल्प्टर्स ही थे सारे। लेकिन इसका जो इंटरनल स्केलेटन था मतलब स्टेचू इतनी बड़ी और हैवी थी ना कि इसको खड़ा रखने के लिए अंदर एक स्ट्रॉन्ग आयरन फ्रेमवर्क चाहिए था। तो ये इंटरनल स्केलेटन डिज़ाइन जो था ये गुस्ताफ आइफल ने किया था। गुस्ताफ आइफल वही इंजीनियर है जिसने बाद में आइफल टावर भी बनाया था। अब हम बाहर आ चुके हैं और देर तक ये नज़ारे एंजॉय करते रहे और स्टेचू ऑफ लिबर्टी के साथ ना हमने ढेर सारे पिक्चर्स भी बनाए। अच्छा अब मैं डिटेल से आपको ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी दिखाती हूँ। स्टेचू ऑफ लिबर्टी सिर्फ एक मूर्त नहीं है, इस पर डिफरेंट सिंबल्स और हर एक सिंबल का अलग अलग मतलब है और ऑल ओवर ये एक ही मैसेज देता है आज़ादी, उम्मीद और इंसाफ का। ये स्टेचू एक लेडी की शक्ल में बनी है जिसे लिबर्टी इनलाइटनिंग द वर्ल्ड कहा जाता है, मतलब आज़ादी जो दुनिया को रोशन करती है। इसके राइट हैंड में आपको एक गोल्डन टॉर्च नजर आएगा, इस सिंबल का मतलब है रोशनी और उम्मीद। और इसके लेफ्ट हैंड में एक टैबलेट है जिसके ऊपर लिखा है 4 जुलाई 1776 यानी अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे की तारीख। अच्छा राइट हैंड में ये जो टॉर्च है ना ये प्योर कॉपर और 24 कैरेट गोल्ड लीफ से बनी है। इस स्टेचू के क्राउन पर आपको 7 स्पाइक्स नजर आएंगे जो पूरी दुनिया के
7 कॉन्टिनेंट्स और 7 ओशंस को रिप्रेजेंट करती है। मतलब फ्रीडम सब लोगों के लिए है, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है। और इसके पैरों के पास एक टूटी हुई जंजीर बनी हुई है जो स्लेवरी और जुल्म से छुटकारे की निशानी है, और ये हमें याद दिलाती है कि असली फ्रीडम तब होती है जब कोई बंधन ना रहे। अच्छा, ये स्टेचू कॉपर से बनी है और इसका कलर भी कॉपर था, लेकिन वक्त के साथ साथ ना इसका कलर चेंज होता गया और ये ग्रीन होता गया, लेकिन ये आज भी ना पहले की तरफ बहुत खूबसूरत दिखती है। अब हमारा यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है, हम इसी फेरी के जरिए वापस जाएंगे न्यूयॉर्क सिटी की तरफ, और दिल में हमेशा इस स्टेचू ऑफ लिबर्टी का पैगाम जो है ना याद रहेगा कि फ्रीडम बिलोंग्स टू एवरीवन। Ich dachte, das ist dieser seine Seite. अच्छा, अब हमें बहुत भूख लगी थी, हम सीधा जाएंगे लंच करने, और आज हम लंच करेंगे स्ट्रीट फूड कार्ट से, मतलब ढाबे से। न्यूयॉर्क बहुत फेमस है फूड कार्ट्स के लिए, और इसमें ना बहुत ज़्यादा हलाल कार्ट्स भी होते हैं। हमने गूगल में सर्च किया हलाल ढाबा, और हमें ये वाला मिला जिसके स्टार्स भी अच्छे थे, तो हम यहाँ पर आए, और ये रिवर के पास भी था, तो हमने यहाँ से अपना खाना ले लिया था और फिर चले हम रिवर की तरफ। वहाँ पर हमें अच्छे से सीट्स भी मिल गए थे, तो वहाँ बैठकर हमने आराम से अपना खाना जो है खा लिया था। तो अभी हम आए हैं 9/11 मेमोरियल देखने। ये वो जगह है जहाँ एक दर्दनाक वाक़या हुआ था। 11 सितंबर 2001 को यहाँ पर ट्विन टावर्स गिराए गए थे और हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस दिन सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं, पूरी दुनिया हिल गई थी। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दो शाखें थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1 एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2, और दोनों सेम थी, इसलिए ना इसको ट्विन टावर्स कहा जाता था। 11 सितंबर 2001 की सुबह को दो पैसेंजर प्लेन्स ट्विन टावर से टकराए थे। सुबह का वक्त था, पहले एक प्लेन जो है वो एक टावर के साथ टकराया गया, तो उस वक्त सबको लगा कि शायद ये कोई एक्सीडेंट है, कोई प्लेन कंट्रोल से बाहर हुआ होगा। लेकिन 17 मिनट्स के बाद ना दूसरा प्लेन दूसरे टावर से टकराया गया, तो तब लोगों का शक जो है वो यकीन में बदल गया कि ये कोई हादसा नहीं है, ये प्लान्ड टेररिस्ट अटैक था। उस जगह पर दोबारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं बनाई गई, बल्कि साथ में ही बनाई गई। ये सामने जो बिल्डिंग है ना, ये वाली, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। एक ही बिल्डिंग बनाई गई है, जहाँ पहले दो थे अब एक बनाई गई है, और इन दोनों की जगह पर दो बड़े बड़े रिफ्लेक्टिंग पूल्स बनाए गए हैं जहाँ लगातार पानी गिरता रहता है। इन दोनों पूल्स के इर्द गिर्द उन सब लोगों के नेम्स लिखे हैं जो उस दिन इस हादसे का शिकार हुए थे। यहाँ पर सच में गहरा दर्द फील होता है। हर नाम जो इस मेमोरियल के गिर्द लिखा है वो किसी माँ का बेटा था, किसी बच्चे का बाप था, किसी के घर की रोशनी था। यहाँ खड़े होकर दिल हैवी हो जाता है, ऐसा लगता है कि हवा में अभी भी वो उदासी, वो यादें घूम रही हैं। इस जालिम दुनिया में ना कितने जुल्म और हादसात हो चुके हैं। कभी कभार सोचती हूँ ना, मौत भी एक खूबसूरत चीज़ है। मतलब वो लोग जो इस दुनिया में खुशी से रह रहे हैं ना, उनको तो दर्द होता होगा यहाँ से जाने का, लेकिन सोचो वो लोग जिन पर जुल्म होता है, उनको तो मौत आज़ादी दे दी थी उस जुल्म से। वो लोग जो जुल्म का शिकार है, दर्द में है, तकलीफ़ में है, अगर मौत ना होती ना तो उनकी सिचुएशन हमेशा सेम रहती। ये दुनिया चाहे कितनी भी जालिम क्यों ना हो, मौत सबको आनी है, जालिम को भी आनी है, मजलूम को भी आनी है। मजलूम जो दर्द में जीते हैं ना, मौत तो उनके लिए सुकून और आज़ादी बन जाती है, लेकिन वो जालिम जिन्होंने गुनाही की होती है, जो लोगों पर जुल्म करते हैं, उनके लिए मौत एक अदालत बनकर आती है। इसलिए कहते हैं ना, अल्लाह ने मौत में भी इंसाफ रखा है। ज़िंदगी सिर्फ 2 दिन की है, कोशिश करो इन 2 दिनों को पाक तरीके से गुजारो, अल्लाह के गुस्से से अपने आप को बचाओ, क्योंकि उसके सामने कोई बात छुप नहीं सकती। हमारे हर अमल, हर सोच, हर कदम का हिसाब लिया जाएगा। सोचो वो दिन कितना खूबसूरत होगा जब हमें हमारे अमालों की वजह से जन्नत में जाने की परमिशन मिलेगी, ना कि जहन्नम में। और वो लोग जो डे ऑफ जजमेंट पर यकीन नहीं रखते ना, वो असल में बदनसीब हैं। इस हकीकत तक एटलीस्ट पहुँचने की कोशिश करो। और जो रखते हैं इस दिन पर यकीन, वो तो अपने हर अमाल में अल्लाह का खौफ महसूस करते हैं।
अच्छा, अभी हमें वॉल स्ट्रीट पर आपको एक बुल नज़र आएगी जिसके आसपास ना बहुत ज़्यादा लोग खड़े होकर इस बुल के साथ पिक्चर लेते हुए आपको नज़र आएंगे। इस बुल को स्ट्रेंथ और सक्सेस का सिंबल माना जाता है और इसी जगह पर दुनिया की बहुत बड़ी ट्रेडिंग होती है और इसके आसपास ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी है, फेडरल हॉल भी है जहाँ से दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल होती है। आज के दिन बहुत घूम लिया फिर लिया, बहुत इंजॉय किया, लेकिन बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। अब सीधा जाएंगे अपने होटल और बाकी का सारा दिन रेस्ट करेंगे। अच्छा, रास्ते में जाते हुए हमें दिखा ये यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स और ये रही न्यूयॉर्क की ट्रैफिक। न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और रात के टाइम और भी बढ़ जाती है ट्रैफिक, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है रात के टाइम और भी एक्टिव हो जाता है, इसलिए इसको सिटी दैट नेवर स्लीप्स का नाम दिया गया है। अच्छा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कॉमेंट भी कर दीजिएगा अगर हो सके तो। यहाँ दे इजाज़त, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।